दोस्तों, आज की कहानी है एहसास। लेखक है आदर्श कुलश्रेष्ठ। रीता लगभग भागते हुए अपने बेडरूम में आते ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर धड़ाम से कटे पेड़ की तरह बिस्तर में गिरकर तकिए से मुंह छिपाकर रोने लगती है। आज उसका मन बहुत देर तक रोने को हो रहा है। वो देर तक बिस्तर में पड़ी रोती रही। रीता को अपने पति मनोहर की बात अंदर तक चुभ गई थी। वो उस पल और उस बात को याद करके रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने मन को कंट्रोल किया। फिर से रीता रोने लगी। रोते रोते रीता को कुछ याद आता है। वह तुरंत बिस्तर से उठकर अपने बहते हुए आंसू से तरबतर चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर पलंग से उतरती है। कमरे में रखे एक लोहे के संदूक के पास आती है। अपनी कमर में लटके चाबी के छल्ले को निकालकर संदूक का ताला बड़ी तेज़ी से खोलने लगती है। संदूक के ऊपर जमी धूल को अपने हाथ से झाड़ती है। वक्त ही ऐसा था, वरना वो संदूक पर जमी हुई धूल को साफ कपड़े से पोंछती, उसके बाद ही संदूक खोलती। लेकिन इस वक्त उसे धूल की भी परवाह नहीं थी। संदूक खोलते वक्त रीता के चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाने लगे। संदूक के खुलते ही रीता ने करीने से लगी अपनी साड़ियों, जो उसे विदा के वक्त उसके मायके से मिली थी, बनारसी, प्योर सिल्क, चुन्नी आदि साड़ियों को जल्दी जल्दी निकाल कर फर्श पर रखती जाने लगी। रीता को न जाने किस खास चीज़ की तलाश थी। वो चीज़ अभी तक उसे नहीं मिली। उसी को वो ढूंढने में अपना सारा ध्यान लगा रही थी। अगर उसे उस चीज़ उस वक्त ना मिली तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। सारा संदूक खाली हो गया, तब भी रीता को उसकी मन वाफिक चीज़ ना मिली तो रीता बेचैन होकर मन ही मन बुदबुदाने लगी। इसी संदूक में तो रखी थी, फिर वो चीज़ कहाँ चली गई? क्या संदूक निकल गया? कहीं मनोहर के हाथ तो नहीं लग गए? अगर ऐसा हुआ तो जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। जैसे सवाल उसके अंतर्मन में घुमड़ने लगे। यह सब सोचकर रीता का दिमाग घूम गया। कई तरह के सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। वो चीज़ को कहाँ ढूंढे, कैसे इस चीज़ को प्राप्त करें? रीता ने अपने दिमाग में आए सारे सवालों को दरकिनार किया और ठंडे दिमाग से उस चीज़ के बारे में सोचने लगी। उसने उस चीज़ को कहाँ रखा था, पर हर बार रीता की सोच यहीं आकर अटक जाती। इसी संदूक में तो रखी थी। एकाएक मन में विचार के प्रबल होते ही रीता जल्दी एक एक साड़ी को उठाकर उसकी तह खोलकर देखती, फिर उसे वापस तह बनाकर संदूक में रखती जाने लगी। उसने एक साड़ी के साथ ऐसा किया, फिर दूसरी साड़ी ली, उसकी भी तह खोल कर देखा, फिर वापस तह करके उसे संदूक में वापस रखती जाने लगी। तीसरी फिर चौथी साड़ी खोल कर देखी, उसमें भी उसे वो चीज़ नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही उसने अपनी शादी के समय भंवरों 7 फेरों के समय पहनी चुन्नी की साड़ी की तह खोली तो उसकी तह में से कुछ कागज़ के पुलिंदे गिरते देखने लगी, जिसे देखकर रीता की बाहें खिल गई। वो जल्दी से वो कागज़ का पुलिंदा उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है, जैसे उसे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। रीता कागज़ के पुलिंदे को अपनी गोद में रखकर जल्दी से संदूक से निकाली गई। अभी सभी साड़ियाँ एक एक करके और सामान को वापस से जैसे भरती चली जाती है। रीता को उन कागज़ों को पढ़ने की ज़्यादा जल्दी है। अगर कुछ पल की भी देरी हो गई तो उसका कुछ ना बिगड़ जाए। कागज़ के पुलिंदों को लेकर रीता पलंग पर आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर चमक है। एक उत्साह देखते ही बनता है, जैसे पहली बार उन कागज़ों के पुलिंदों को पढ़ने जा रही है। कागज़ के पुलिंदे पर बंधे लाल धागे को जल्दी से खोलकर देखती है। वो किसी के हाथ के लिखे पत्र हैं।
रीता उसमें से एक पत्र को निकालकर उस पर लिखी इबारत को पढ़ने लगती है। प्रिय रीता, मेरा मेरा प्यार रीता, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारा चेहरा अगर रोज़ ना देखूं, मतलब हर रोज़ ना देखूं, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, ये ज़िंदगी इतनी हसीन हो गई कि तुम्हें मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। तुम्हारे प्यार के सामने दुनिया की हसीन चीज़ों की चमक भी फीकी लगती है। पगली, तुम मुझ पर अपने प्यार पर शक करती हो। मैं तुम्हारा हूँ, ताउम्र तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हारा प्यार, रवि। रीता रवि के लिखे हर पत्र को खोल खोल कर पढ़ती है। सभी में एक ही तरह की बातें हैं, प्यार का इजहार और प्यार को पाने के लिए किए गए वादे, इरादे, कस्में भरी हुई हैं। लेकिन रीता एक एक पत्र को पढ़ती जाती है, जो रीता को वर्तमान से दूर उसकी बीती ज़िंदगी की अतल गहराइयों में धकेल देती है। रीता अपनी 1 साल की वैवाहिक ज़िंदगी से अपनी स्टूडेंट लाइफ में पहुंच जाती है। उसे कल की तरह याद आता है, वह और रवि एक दूसरे को आपस में दिलो जान से चाहते थे। रीता अपने गुजरे हुए पल को सोचने लगती है, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। रीता अपने वर्तमान छोड़ भूतकाल में पहुंच जाती है। रीता और रवि की पहली मुलाकात कॉलेज के प्रांगण में हुई थी, जहां रवि ने नया नया दाखिला लिया था। रवि के पिता सोमनाथ दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर इस महानगर में आए थे। यहाँ की बोली और रहन सहन के तौर तरीक़ों से अनजान रवि की भोली भोली बातों और तौर तरीक़ों समझने की जिज्ञासा ही रीता की रवि के पास ले आई। रीता उसे एक अच्छे और नेक टीचर की तरह तौर तरीक़ों को समझाती थी, जिससे वह सहपाठियों के सामने हंसी का पात्र न बने। ना जाने कब ये सब सीख से सिखाते रीता कब रवि के आकर्षण में फंस गई। उसे होश तो तब आया जब एक दिन रवि ने रीता का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। रीता उस वक्त तो हक्की बक्की रह गई। वह क्या कहे, खुश हो या उसे डांटे, उसकी समझ में नहीं आया। रवि उसकी हालत को देखकर वहाँ से चुपके से चला गया। रीता काफ़ी देर तक मौन अपने आप में खोई सी बैठी रही। रीता रात भर रवि के प्रेम के इजहार के बारे में सोचती रही। रात में उसने खाना भी जैसे तैसे ज़बरदस्ती निकला। मम्मी के बार बार पूछने पर उसने साफ झूठ बोल दिया कि उसे भूख नहीं है और तबीयत भी ठीक है। रात का निहारा अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका था। झींगुरों की आवाज़ वातावरण को और भी गहरा रहे थे। दूर कहीं 2 बजे के घंटे की आवाज़ सुनी तो रीता ने मन ही मन दोहराया, रात के 2 बज गए। वह जितना भी रवि के बारे में सोचती, उतना ही उसकी मासूमियत और भोलेपन की हरकतों में उलझती जाने लगी। उसको भी लगने लगा है कहीं वह खुद भी रवि को प्यार तो नहीं कर बैठी। वह दिमाग से प्यार को नकार देती है, लेकिन उसका दिल उस पर झूठ की मोहर लगाकर रवि के प्यार स्वीकार करता है। वह अजीब असमंजस में कितनी देर तक सोचती रहती है। उसे कब नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। रीता सुबह देर तक सोती रही। जब उसकी माँ उसे जगाते हुए पूछती है, रीतू आज इस कॉलेज नहीं जाना है क्या? रीता माँ के जगाने से जाग गई। जब फ्रेश होकर शीशे में देखा तो अपनी लाल आंखें शीशे में देखकर चौंक गई। कॉलेज जाने में देर होती देख वो जल्दी से उल्टा सीधा नाश्ता करके कॉलेज चल देती है। जैसे तैसे रीता अपने कॉलेज पहुंच जाती है। रीता ने जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर पहला कदम रखती है तो वह सकपका जाती है। सामने वाले से नज़र मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कल का बोझ मन मस्तिष्क से हटाने में रीता थोड़ी बहुत सफल हो जाती है। फिर से वह सामने आ खड़ी हुई। कुछ ही कदमों के फासले पर रवि खड़ा हुआ है। रवि की गर्दन झुकी हुई है, जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, वह अपना पश्चाताप करने आया हो। कुछ पल रीता रवि के झुके हुए चेहरे की ओर देख आगे बढ़ने लगती है। रीता ने अभी तक कुछ ही कदम बढ़ाए थे, तभी पीछे से रवि की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। आवाज़ बहुत दूर से रुक रुक कर आती हुई लगती है। रीता जी,
मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास कहने के लिए शायद ज़्यादा शब्द भी नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैंने इस लेटर में लिख दिया है। रवि कहने के साथ हाथ आगे बढ़ाकर रीता के पास आता है, हाथ में एक पत्र थमा देता है। रवि कहता है, इस पत्र में मैंने सारी बातें लिख दी हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। इतना कहकर रवि रीता को ठगा सा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रीता पत्र लेकर किम कर्तव्य विमूढ़ से कभी लेटर को कभी रवि को जाते हुए देखती रहती है। फिर कुछ सोचकर रवि के पत्र को इधर उधर देखकर अपने पर्स में रखकर कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ जाती है। कुछ सोचकर रीता रुकती है। उसे रवि का ख्याल आता है। यह सोचकर पलटती है, तेज़ी से रवि की ओर बढ़ती है। तभी रीता की क्लासमेट सोनिया उन दोनों के बीच में आकर रोकते हुए कहना चाहती है। रीता सोनिया की बात को अनसुना करके रवि की ओर देखती है। रवि मोटरसाइकिल स्टार्ट कर उस पर सवार होकर कॉलेज के गेट से बाहर की तरफ तेज़ी से चला जाता है। सोनिया रीता की नज़रों को अनुसरण करके रवि को जाते देखकर रीता से कहती है, अरे रवि को क्या हुआ, ऐसे कहाँ जा रहा है? साइंस का पीरियड अटेंड नहीं करना है? मैं तो खास इसी पीरियड के लिए इतनी जल्दी कॉलेज आई हूँ, वरना आराम से आती। क्या हुआ है रवि के साथ? रीता एक बार रवि को जाते हुए देखती है। फिर रीता सोनिया से कहती है, मुझे क्या पता, तू दौड़ कर जा, रवि को रोक और पूछ ले। रीता सोनिया के सामने से निकलकर अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है। सोनिया अपने रिस्ट वॉच पर नज़र डालकर तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। रीता भी सोनिया के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, ओ मुझे छोड़ कर क्यों जा रही है, मुझे भी पीरियड भी अटेंड करना है ना। रीता का मन साइंस के पीरियड में नहीं लग रहा था। बार बार उसे रवि का ख्याल ही आ रहा था। रवि वापस क्यों चला गया? उसने पत्र में क्या लिखा जो मुझे पढ़ाने को दिया? कहीं रवि गुस्से में आकर अपना अहित न कर बैठे। हे भगवान, कैसी मुसीबत में मुझे फंसा दिया है। यह सोचकर रीता का मन बेचैनी में फंसी हुई महसूस करने लगी। उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कब ये क्लास ख़त्म हो और वो वहाँ से निकले। तभी साइंस की टीचर की नज़र जब रीता पर पड़ती है तो टीचर रीता से पूछ ही लेता है, रीता तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, एनी प्रॉब्लम? रीता झूठ बोलते कहती, कुछ नहीं मैम, तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब हो तो तुम जा सकती हो। रीता इनकार में सिर हिलाकर मना करती है, नो मैम। फिर अगले ही पल अपनी किताबें और पर्स उठाकर चलती हुई कहती है, थैंक यू मैम। साइंस की टीचर और क्लासमेट सभी रीता को हैरानी से देखते रहते हैं जब तक रीता क्लासरूम से बाहर नहीं चली जाती है। रीता सीधे कैंटीन में आती है। कैंटीन एकदम से खाली पड़ी है। रीता वहाँ बैठ जाती। कैंटीन में अभी लंच बनाने की तैयारी चल रही है। कैंटीन के वर्कर अपने काम में लगे हुए हैं। रीता को वो जगह अच्छी लगी। उसने एक बार इधर उधर देखकर अपने पर्स की चेन खोलकर रवि का पत्र निकाल लिया। पत्र में 4 लाइनें लिखी हुई दिखाई दी। आदरणीय रीता जी, सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं भी क्या करता। आपकी सुंदरता और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहने वाली आपकी आदत मेरे दिल में बस गई। यही मुझसे गलती हो गई। मैं आपके सहयोग को गलती से प्यार समझ बैठा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने इस लज्जाजनित व्यवहार के लिए आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज ही यह शहर और छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे व्यवहार को भूलने की कोशिश कीजिए। लास्ट में लिखा है, क्षमा प्रार्थी रवि। काफ़ी देर तक रवि के पत्र को हाथ में लिए सोचती रही, वो क्या करे। क्या वह रवि की दोषी है? क्या वो भी रवि से प्यार करने लगी है? ढेर सारे सवाल रीता के मन में उठने लगे। उसका मन उससे इस सवाल पूछने लगा था कि कहीं वो भी रवि से प्यार तो नहीं करने लगी है। अपने मन के अंदर उठे सवालों का जवाब देते हुए खुद से कहती है, हाँ, मैं भी रवि से प्यार करने लगी हूँ।
मैं रवि के बिना नहीं जी सकती। मुझे रवि को रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा। अपने लिए, अपने प्यार के लिए। लेकिन कैसे? जब तक वह रवि के घर का पता लगाएगी तब तक उसका रवि इस शहर से दूर जा चुका होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। रीता पर्स उठाकर फ़ोन लगाने लगती है। मोबाइल की रिंग बजने की आवाज़ सुनकर रवि के हाथ बैग पैक करते हुए रुक जाते हैं। अनिच्छा से रवि फ़ोन अटेंड करके हेलो कहता है। दूसरी ओर से रीता की आवाज़ सुनकर रवि चौंकता है। रीता कहती है, रवि, रवि, मैं रीता बोल रही हूँ। अभी और इसी वक्त मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? तुम आओगे ना? जल्दी आओ। मैं कंपनी गार्डन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रवि कहता है, लेकिन मैं तो, तुम्हें जाना है तो चले जाना, बस एक बार मुझसे मिल लो। रीता ने विनती भरे स्वरों में उससे कहा। रवि कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रवि ने जवाब देकर अपना फ़ोन काट देता है। अपने बैग को आधे में छोड़कर रीता से मिलने के लिए तेज़ी से बाइक स्टार्ट करके गार्डन की तरफ बाइक दौड़ा देता है। रवि बाइक होने के कारण जल्दी से गार्डन में पहुंच गया। बाइक गार्डन के गेट के बाहर लगाकर रवि गार्डन में आता है। देखता है उसे कहीं रीता नज़र नहीं आती है। एक पेड़ की छाया में रवि बैठकर रीता का इंतज़ार करने लगता है। रीता मुझे बुलाकर खुद कहाँ रह गई? आखिर रीता ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो अब मुझसे क्या कहना चाहती है? ये सब सोच सोच कर रवि का मन बहुत बेचैनी महसूस करने लगा। रीता ने मुझे यहाँ बुला लिया है और खुद अभी तक नहीं आई। कहीं रीता ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया? कंपनी गार्डन के गेट के अंदर घुसते ही रीता को रवि एक पेड़ के नीचे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ बैठा दिखाई देता है। रीता का दिल रवि को देखकर धड़क जाता है। मेरा रवि मेरा इंतज़ार कर रहा है। रीता धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई रवि के पास आती है। रीता रवि के पास आती है। अकस्मात किसी के आने की आहट से चौंक कर रवि आहट की दिशा में देखता है तो रीता को देखता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, फिर सुतई झुक जाती हैं। रवि के पास ही खाली जगह पर रीता बैठते हुए देर से आने के लिए सॉरी बोलती है। रवि उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं देता है। रीता उसके पास ही बैठ जाती है। दोनों के बीच कुछ देर तक चुप्पी छाई रहती है। दोनों अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। रवि ने बात शुरू करने से पहले अपने गले को खकार कर साफ करता कहता है। रीता भी अपने विचारों की श्रृंखला से बाहर आकर रवि की ओर देखती है। रवि बड़ी धीरे से कहता है, रीता जी, मैं आज ये शहर छोड़ रीता जी मैं आज ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया है, आपसे प्यार करने की गुस्ताखी की। मुझे हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर देना। समझ लेना, कोई मूर्ख आपके जीवन को कुछ समय के लिए आ गया था। रीता पूछती है, कब जा रहे हो? आज शाम को, रवि ने जवाब देते हुए कहा। रवि, मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ। सारी रात मैंने काफ़ी सोचा और आज सुबह तुमसे जब मुलाकात हुई मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रीता ने अपनी सच्चाई अपने शब्दों में बयान कर दी। सच? फिर उदास होकर रवि कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना?
मुझे बना रही हो ना? रीता बोलती, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रवि ने अपना हाथ रवि रीता ने अपना हाथ रवि के हाथ पर रख दिया। रवि ने एक पल रीता की आंखों में देखा तो उसे रीता की आंखों में अपने अपने ही प्यारी प्यार दिखाई दिया। यह देखकर रवि ने खुश होकर रीता को अपनी बाहों में भर लिया। रीता भी रवि से कसकर लिपट गई, जैसे एक पेड़ से अमर बेल लिपटी नजर आती है। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाकर अपने प्यार की आधारशिला रख ली। कुछ देर तक रीता रवि के लिखे प्रेम पत्रों को पढ़ती रही। कई बार पढ़ने के बाद भी उसे पुराने पत्रों का आभास नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे रवि ने अभी उसे नए प्रेम पत्र भेजे हों। रीता को लग रहा था वह रवि के हर पत्र को पहली बार ही पढ़ रही है। सूरज के छिपते ही शाम का अंधेरा अपने लंबे लंबे डैने फैलाए खड़ा दिखाई दिया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा बढ़ता दिखाई देने लगा। कमरे में धीरे धीरे अंधेरा विराजमान हो उठा। तभी हवा का एक तेज झोंका खिड़की से अंदर आता है। रीता के पास रखे रवि के लिखे पत्रों को पूरे कमरे में बिखेर देता है। रीता हड़बड़ाई से उठती है, एक एक पत्र को ढूंढ ढूंढ कर उठाती है, जैसे उसके हाथ से बहुत ही अमूल्य वस्तु उड़ गई हो। तभी रीता की नज़र दीवार घड़ी पर जाती है तो चौंक उठती है। अरे, 7:15 बज गए। हे भगवान! जल्दी से पत्रों को वापस लाल धागे से बांधकर संदूक में संभाल कर रख देती है। रात को खाना खाते समय रीता अपने व्यवसायी पति मनोहर से बड़े प्यार से पूछती है, सुनो जी, सब्जी कैसी बनी है? मनोहर कहता, बहुत अच्छी बनी है। मनोहर ने रोटी से कौर को सब्जी में लिपटाकर मुंह में रखते हुए कहा, सुनिए, काफ़ी दिन हो गए माता पिता से मिले हुए, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दे दो तो। रीता ने मनोहर से प्यार से कहा। मनोहर कहता है, इसमें इजाज़त की क्या बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? मनोहर ने रोटी का कौर चबाते हुए कहता है, मेरी मम्मी पुराने ख्यालात की हैं, वे बेटी के घर का पानी तक नहीं पिएंगी। पिताजी जरूर मॉडर्न विचारों के हैं, रीता ने कहा। मनोहर चुप ही रहा। रीता ने आगे कहा, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, अगर आप मुझे सुबह की किसी गाड़ी में बैठा देना, 4 घंटे का ही तो रास्ता है, स्टेशन पर पिताजी लेने आ जाएंगे, रीता ने रास्ता बताते हुए कहा। मनोहर ने कहा, ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था परसों की करवा देता हूँ। मनोहर ने खाना खाकर हाथ धोते हुए कहा। रीता की आंखों में माता पिता से कम अपने रवि से मिलने की चमक आंखों में साफ देखी जा सकती है। रीता अपने मायके जाने की तैयारी में लग गई। 2 दिन बाद मनोहर उसे सुबह ट्रेन में बैठा देता है। रीता ट्रेन के चलते ही अपने पिता को फ़ोन करके बता देती है कि वो जल्दी है, उसे लेने स्टेशन आ जाना। ट्रेन से स्टेशन उतरकर अपने पिता को दिखकर रीता उनसे लिपट गई। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऑटो से घर जाते हुए रीता ने शहर को देखा। काफ़ी दिनों के बाद वो इस शहर में आई है। ऑटो से बाहर की तरफ देखते हुए उसे रवि की याद आती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस शहर में कोई बदलाव नहीं आया, सब कुछ वैसा का ही वैसा है जैसा पहले था। पिताजी उसे समझाने वाले शब्दों में कहते, हाँ बेटी, जल्दी कुछ नहीं बदलता, बस रिश्ते जल्दी बदल जाते हैं। जैसे कल तक तुम इस घर की बेटी थी, आज किसी घर की बहू हो। ससुराल की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। तुम्हारा व्यवहार दोनों घरों की लाज रखेगा।
एक तुम्हारा गलत कदम दो घरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। रीता के पिता ने अपना नज़रिया स्पष्ट करते हुए कहा। जब से रीता इस शहर में आई है तब से उसका दिल रवि से मिलने को छटपटा रहा है। कई बार अपने मन को कंट्रोल किया, लेकिन एक दिन रीता को मौका मिल ही गया। उसके माता पिता किसी काम से बाहर जाते हैं तो रीता रवि को फ़ोन करती है। रवि इतने दिनों बाद रीता की आवाज़ सुनकर चौंक उठता है। दोनों देर तक फ़ोन पर ही रोने लगते हैं। रवि रीता से मिलने तुरंत उसके घर आ जाता है। काफ़ी दिनों के बाद रीता रवि को देखती है। कितना कमज़ोर और थका थका सा लग रहा है। पहली बार रवि को देखकर रीता को विश्वास ही नहीं हुआ कि यही वो रवि है जिससे वो शादी से पहले प्यार करती थी। रवि की वही आवाज़ और वही कद काठी, बस अगर उसमें कुछ बदला है तो उसके चेहरे पर जमी घनी और बड़ी दाढ़ी। पहले रवि हमेशा क्लीन शेव रहा करता था और अब उसे अपनी शेव बनाने तक का होश नहीं है। कहीं उसको रीता का प्यार ना मिलने से उसकी ये हालत हो गई है। इस सब का दोषी रीता खुद को मानने लगी थी। रवि रीता से मिलने उसके घर आता है। कितनी देर तक रीता और रवि एक दूसरे की बाहों में बंधे रोते रहते हैं। बीच बीच में गिले शिकवे एक दूसरे से करते रहते हैं। रवि से रीता कहती है, रवि मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। पापा ने अपनी बीमारी में मुझसे मनोहर से शादी करने का वादा ले लिया था। एक तरफ तुम थे, तुम्हारा प्यार था, और दूसरी तरफ मुझे जन्म देने वाला पिता। मैं हार गई रवि, मैं हार गई। रीता ने आंसू भरी आवाज़ों से रवि से कहा। रीता, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुमने भी मुझसे उतना ही प्यार किया है जितना मैंने, और कहीं उससे भी ज़्यादा ही किया होगा तुमने। शायद ये हमारी किस्मत का खेल था। जीवन में इतने पास आकर भी हम नहीं मिल सके। रवि ने रीता के आंसू को अपने रुमाल से पोंछते हुए कहा। रवि, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक मेरे इंतज़ार में बैठे रहोगे? थोड़ा सामान्य होकर रीता ने पूछ ही लिया। मेरे मन में जो एक पत्नी की छवि है, उस छवि पर अब कोई दूसरी तस्वीर नहीं लग सकती। तुम मुझसे नहीं मिली तो तुम मुझे नहीं मिली तो ना सही, मैं तुम्हारी तस्वीर को देख देख कर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मुझे तुम शादी के लिए मजबूर नहीं करोगी। रवि ने अपना निर्णय रीता से कह दिया। रवि, तुम इतने समझदार होकर ऐसी बातें करते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी ज़िंदगी एक तस्वीर को लेकर गुजार दोगे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? रीता ने रवि को समझाते हुए कहा। बेकार की जिद मत करो रीता। इसका मतलब है रवि, तुम मुझे क्या चैन से भी नहीं जीने दोगे? रीता ने कहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरी हो नहीं सकती और मैं तुम्हारे सिवा किसी का हो नहीं सकता, रवि ने स्पष्ट शब्दों में रीता से कहा। दोनों के बीच कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। कुछ समय बाद रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? रीता ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? तुम बस हाँ कर दो या ना कह दो बस। रवि ने रीता की ओर आंखों में डालकर कहा। रीता ने कोई जवाब नहीं दिया। घबराओ मत रीता, मैं प्यार में आत्महत्या नहीं करने की कह रहा हूँ। तुम अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं हो और मैं भी ज़िंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता, रवि ने सोचकर कहा। रीता रवि के चेहरे को ध्यान से कुछ देर तक देखती रहने के बाद पूछती है, रवि तुम्हारा प्लान क्या है?
रवि रीता का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्यों ना रीता, हम भाग चले। हम इस संसार से एक अलग अपनी दुनिया चलकर बसाएंगे, जहाँ तुम हो और मैं रहूं, जन्म जन्म के साथी की तरह। रवि ने बड़े ही भावुक शब्दों में अपनी बात रीता से कही। एक पल सोचकर रीता बोलती, हाँ रवि, ये ठीक रहेगा। हम अपने प्यार को मानने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए। रीता भी प्यार की भावना बहकर बोलती चली जाती है। रवि कहता, थैंक यू रीता। रीता बोलती, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मेरा इंतज़ार किसी और की होने के बाद भी किया, तब ठीक है। रवि अपना प्लान बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कल शाम को ठीक 6 बजे फ़ोन करूँगा, तुम तैयार रहना। और अगले 15 मिनट बाद मैं यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर गगन मैरिज हॉल के पीछे आ जाऊँगा। तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम अपना बैग लेकर वहाँ आ जाना। हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है रवि, तुमने जो कहा ठीक वैसा ही होगा, रीता ने प्यार की रौ में बहते हुए कहा। रवि रीता के पिता के आने से पहले वहाँ से चला जाता है। रवि से मिलने के बाद रीता सारी रात रवि के साथ भागकर एक नई दुनिया बसाने के ख्वाब देखने लगती है। रवि से वो बहुत प्यार कर रही है। रीता जब भी अपने सपने में उसके प्यार की दुनिया में उसके माता पिता और पति मनोहर दिखते हैं तो वह उन सब की ओर से मुंह घुमा लेती है, जैसे उसे उन लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ऐसा सारी रात बार बार होता रहा। तब रात बीती तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह रीता रात भर ना सोने के बाद भी सुबह रीता एकदम तरोताज़ा होकर उठी। आज उसकी चाल और काम में उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। उसके माता पिता भी बेटी रीता को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ ने पिताजी से कहा, चलो बेटी का मन मायके में लग गया। वरना कई बार सुना है, कई घरों की बेटियों के किस्से सुने जिसमें दूसरे ही दिन से बेटी ससुराल जाने की बात कहने लगती है, जैसे मायका उनको काटने को दौड़ता है। पिताजी हंसते हुए कहते हैं, जबकि मायके में उस बेटी ने अपने 20-22 साल गुजारे हैं। दोनों हंसते हैं। रीता ब्रश करते समय भी रवि के बारे में सोच रही है। कितनी अच्छी और प्यारी होगी उसकी प्यार भरी ज़िंदगी जहाँ रवि होगा और रीता। तभी अचानक रीता को उल्टी हो जाती है। सर तेज़ी से चकराने लगता है। रीता का माथा टनकता है। उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? वह चक्कर खाकर गिरने को होती है। तभी किसी काम से पास से जाते हुए उसके पिता रीता को अचानक गिरते देखकर संभाल लेते हैं। घबरा कर रीता की माँ को आवाज़ देते हैं, अरे जल्दी से इधर आओ, देखो रीता को क्या हो गया, चक्कर खाकर गिर रही है। रीता की माँ दौड़ती हुई आती है। तुम रीता को संभालो, तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। रीता को उल्टी भी हुई है और चक्कर खाकर गिरने वाली थी। अगर मैं पास ना होता तो। रीता के पिता ने फ़ोन को उठाते हुए कहा और डॉक्टर का नंबर डायल कर दिया। रीता की माँ पास आती है। वॉश बेसिन में देखती तो मुस्कुरा कर कहती है, अरे तुम पूरे बुद्धू, अरे तुम नाना और मैं नानी बनने वाले हैं। रीता की माँ ने कहा रीता के पिता से, रीता शुभकामनाएं, तुम माँ बनने वाली हो और हम नाना और नानी। रीता को यह खबर किसी गहरे सदमे से कम नहीं लगी। मनोहर का बीज मेरी कोख में पड़ी गया। उसने मन ही मन सोचा, मनोहर का बीज मेरी कोख में पड़ी गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब रवि का क्या होगा? वो क्या सोचेगा? फिर से एक बार रीता ने उसे धोखा दे दिया। और अगर मैं रवि के साथ भाग गई
तो इस बच्चे का क्या होगा? क्या रवि मनोहर के बच्चे को अपना नाम देगा? क्या वो बच्चे को दिल से अपनाएगा? नहीं, शायद नहीं। रीता को उसकी माँ ने बिस्तर पर आराम करने के लिए लिटा दिया। बिस्तर पर लेटी हुई रीता अपने मन के अंतर्द्वंद में फंस गई। वो अब क्या करे, क्या ना करे। एक तरफ रवि का प्यार और दूसरी तरफ उसकी वैवाहिक जिंदगी, ऊपर से माँ बनने की जिम्मेदारी अलग से। वो अब अकेली जान नहीं रही है। उसके पेट में मनोहर के खानदान का भविष्य आ गया है। लगातार फ़ोन की घंटी सुनकर रीता वर्तमान में आ जाती है। इस वक्त फ़ोन, दीवार घड़ी की तरफ देखती है। अरे अभी तो दिन के 9 ही बज रहे हैं। अभी रवि का कॉल तो नहीं होगा, फिर किसका होगा? देखना तो पड़ेगा। बड़े बुझे मन से रीता फ़ोन उठाकर कान से लगाती है। वैसे ही दूसरी तरफ से खिलखिलाती आवाज़ आती है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से मनोहर खुशी भरी आवाज़ में कहता है, रीता बधाई, हमारे प्यार का बीज तैयार हो गया। मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा जब हमारा बच्चा इस जहान में आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। ये खुशी तुमने मुझे दी है, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रीता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पहली बार बाप बनने की खुशी से मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे। तुम समझ रही हो ना? लेकिन आई लव यू। रीता के दिल में मनोहर के कहे एक एक शब्द कलेजे को अंदर तक चीरते चले गए। एक तरफ मनोहर के बाप बनने का सपना हकीकत बनने वाला है और दूसरी तरफ रवि का सच्चा प्यार उसे मिलने वाला है। रीता अपने आप को दोहराए पे खड़ा महसूस करने लगी। वह अब क्या करे? किसे छोड़े, किसे अपनाए? क्या जीवन का नाम ही एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना मात्र ही है? मनोहर के हिस्से में हंसी खुशी और दूसरी तरफ रवि के हिस्से में दुख और मातम का बहुत ऊंचा पहाड़। बेटी प्रसाद ले ले। पिता की आवाज़ सुनकर रीता की सोच टूट गई। पिताजी आगे कहते हैं, ये प्रसाद इसलिए कि मैं पहली बार नाना बनने वाला हूँ ना। मेरा नाती, तेरा बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो, इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आया हूँ। रीता के पिता ने रीता को प्रसाद देते हुए कहा। पिता की बात सुनकर रीता अंदर तक हिल जाती है। पिताजी आज भी उसे इतना प्यार करते हैं, उसके बच्चे के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आए और भाई इन सब को छोड़कर रवि के साथ भाग जाना चाहती है। रीता को पिता के कहे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने उससे स्टेशन से घर आते वक्त कहे थे। हाँ बेटी, जल्दी कुछ नहीं बदलता, बस रिश्ते जल्दी बदल जाते हैं। जैसे कल तक तुम इस घर की बेटी थी, आज किसी घर की बहू हो। ससुराल की सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। तुम्हारे व्यवहार दोनों घरों की लाज रखेगा। एक तुम्हारा गलत कदम दो घरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। रीता को पिता की बात याद आते ही उसका दिल धक से रह जाता है। ये मेरे होने वाले नाती के लिए है। उसकी माँ आती है। ये मेरे होने वाले नाती के लिए, वो स्वस्थ और सुंदर हो। माँ ने रीता के गले में ताबीज पहनाते हुए कहा, बेटी हर माँ बाप की आस होती है कि वो नाना नानी बने। तेरा तो कोई भाई भी नहीं है जिसके बच्चे हम खिलाते। तेरी बच्चों से दिल बहला लेंगे। तू ही हमारी बेटी और बेटा है। माँ की आंखों से आंसू बहते देख रीता उन्हें पहुँचती है तो माँ रोकते हुए कहती है, बेटी खुशी के आंसू हैं, बहने दे, कब से संभाल कर रखे थे इस शुभ घड़ी के लिए। रीता काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। तभी उसकी नज़र दीवार घड़ी पर जाती है। घड़ी ने शाम के 6 बजने का ऐलान कर रही थी। अरे ये क्या, शाम के 6 बज गए? रवि का कॉल किसी भी वक्त आ सकता है। मुझे कुछ करना ही होगा। रीता मन ही मन बुदबुदाती है। रीता सोचकर बिस्तर से उठती है। चारों तरफ
देखकर जैसे ही फ़ोन उठाती है तभी फ़ोन बज उठता है। रीता फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। कहीं रवि का तो फ़ोन नहीं है। रीता डरते डरते फ़ोन उठाती है। उसके हॉल हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से पिताजी के दोस्त मल्होत्रा का कॉल आया है। ओए सुदर्शन कहाँ है? रीता कहती है, अंकल पापा बाजार गए, आते हैं तो मैं आपको कॉल करने को कहती हूँ। मनो मल्होत्रा अंकल पूछते हैं, अच्छा रीता तू कब आई ससुराल से? अंकल कल ही आई हूँ। दामाद जी भी आए हैं? मल्होत्रा ने पूछा। नहीं अंकल, अकेली आई हूँ, उन्होंने ट्रेन में बैठा दिया था, पिताजी ने यहाँ रिसीव कर लिया। रीता जवाब देते हुए कहती है, अपने पापा से कह देना मेरा कॉल आया था, बाय बेटा। इतना कहकर मल्होत्रा फ़ोन रख देता है। रीता फ़ोन रखती है। कुछ देर तक रवि को कॉल करने के बारे में सोचती है। रवि को खुद से कॉल करती है। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आते ही रीता कुछ पल रुकती है और फिर एक ही सांस में कहती चली जाती है, रवि मैंने बहुत सोचा, आज से और अभी से मैं तुमको भूलने की कोशिश करूँगी। तुम भी प्लीज़ मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे कभी प्यार भी करती थी, आज भी करती हूँ, पर अब से नहीं, क्योंकि मैं मनोहर गुप्ता के बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे को दूसरा बाप मिले, और ना ही मैं चाहती हूँ तुम भी कभी मुझसे प्यार की खातिर दूसरे के बच्चे को स्वीकार करो। रवि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करती थी, कभी तुम्हारी प्रेम का थी, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ मनोहर गुप्ता की पत्नी और एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। इतना कहकर जल्दी से रीता फ़ोन चौगे पर रख देती है और अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरती है। उसे असीम सुख का एहसास होता है। उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बहने लगते हैं। आंसू खुशी के हैं, रवि के बिछड़ने के लिए। रीता की कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो रोए 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 चली जा रही। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये एहसास कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।